हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं आज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे बातचीत करूंगा। आपको लास्ट टाइम पे याद होगा मैंने लास्ट शातले प्रिंसिपल पे काफी काम किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर 7 में है ना, विल टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझिए। मान लीजिए एक रिएक्शन है AA प्लस, ठीक है, एक रिएक्शन है AA प्लस BB इज इन इक्विलिब्रियम विद CC प्लस DD। ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम है। अब इस इक्विलिब्रियम के लिए ये जिस सिस्टम में हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम हो रहा है, उसकी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी मींस 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसकी गिब्स फ्री एनर्जी जो होगी, ये उसे हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और इसकी गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी और टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है ना, एट एनी अदर कंडीशन, ये डेल्टा जी कहलाता है, एट एनी अदर कंडीशन। ठीक है, किसी और कंडीशन पे डेल्टा जी कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ठीक है, ये आ जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि गिब्स फ्री एनर्जी आप किसी और कंडीशन में निकालना चाहते हैं तो पहले आपको गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन में पता होनी चाहिए, प्लस 2.303 RT, T is the temperature Kelvin scale, log Q। Q रिएक्शन कोशेंट है, और Q का मतलब एक्चुअली होता है A एक्टिविटी ऑफ C रेज टू द पावर ऑफ C इनटू एक्टिविटी ऑफ D रेज टू द पावर ऑफ D। एक्टिविटी क्या होता है ये मैंने पहले दूसरे लेक्चर में इसके बारे में डील किया है, सेकेंड लेक्चर में, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, बाई एक्टिविटी ऑफ A raised to the power of A into activity of B raised to the power of B। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि A is activity, A जो है वो एक्टिविटी है, और एक्टिविटी जो है वो यूनिटलेस होती है। ठीक है, इट इज यूनिटलेस। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि Q इज यूनिटलेस क्वांटिटी, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन जो अभी हमने पाया है ना, ये जो हमें पाया है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि Q यूनिटलेस है, और यूनिटलेस चीज का लॉग आप ले सकते हैं। ठीक है ना, लॉग ले लिया आपने, तो और ये आपका है ना डेल्टा जी का डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, वेयर Q इज रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, ये आपका रिएक्शन कोशेंट है। ध्यान इस चीज का देना है कि अगर सॉलिड्स और लिक्विड्स लिए जाएं, ठीक है, अगर सॉलिड्स एंड लिक्विड आप ले रहे हैं तो उनकी एक्टिविटी 1 ले लेंगे, यूनिटी ले लेंगे, अगर गैस के रेस्पेक्ट में उनको लिया जा रहा है। ठीक है, अगर सॉल्यूशंस ले रहे हैं, ठीक है, तो उनका हम यहां पर कॉन्सेंट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात एक और है क्या, कि अगर आप गैस लेते हैं यहां पे, ठीक है, गैस, तो उनका प्रेशर ही उनकी एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एक्टिविटी जो है उनके प्रेशर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका है ना एक जनरल इक्वेशन है जो किसी भी रिएक्शन के कांस्टेंट, इसको मैं और डिटेल में लिखता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log activity of C raised to the power of C into activity of D raised to the power of D by activity of A raised to the power of A into activity of B raised to the power of B। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन हमने पाया है यहां पे, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन पाया है ये थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री को रिलेट करता है। ठीक है,
डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक्स का फैक्टर है, ठीक है, और किसी भी रिएक्शन जो किसी कंटेनर में हो रहा है उसके कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो किसी भी रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स की जानकारी मिलती है कि ये रिएक्शन जिस बर्तन में हो रहा है, जिस जिस कंटेनर में हो रहा है, उसकी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जितनी थी उसमें कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर जोड़कर अब की गिब्स फ्री एनर्जी आप निकाल सकते हैं। टेम्परेचर आप अपने हिसाब से जो चाहें, कॉन्सेंट्रेशन आप अपने हिसाब से जो चाहें। तो स्टैंडर्ड किसी भी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी जो है आपको जो पता है ना, वो अगर पता है तो आप उसका सहारा लेकर, है ना, किसी भी डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन और किसी भी डिजायर्ड टेम्परेचर गिव्स फ्री एनर्जी, है ना, उस रिएक्शन की आप निकाल सकते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन ये कहता है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अ रिएक्शन, वी आर इंटरेस्टेड इन थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हम एक इक्विलिब्रियम की थर्मोडायनेमिक्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो आइए अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट एट इक्विलिब्रियम, नाउ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे होगा क्या, हम सब जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। अगर, ये बात थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ाई है मैंने, अगर गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर देन 0 होती है तो चीजें क्या होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और किसी भी रिएक्शन या किसी भी प्रोसेस की गिब्स फ्री एनर्जी अगर 0 हो जाए तो वो प्रोसेस जो है ना, इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है मैं 0 कर दे रहा हूं, तब मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरी क्वांटिटी है, ठीक है, ये जो Q है, इसको मैं Q कह रहा हूं, दिस Q कैन बी रिटन एज क्या, K इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिए, डिपेंड करता है, आप गैसेस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए Kc इस्तेमाल कर सकते हैं और गैसेस के लिए आप यहाँ पे Kp इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब आप लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब आप इसको 0 कर दें, ठीक है, और इसको K इक्विलिब्रियम कर दीजिए। तो दिस टर्न्स आउट टू बी लाइक दिस, 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम लिखा मैंने। इस चीज को इधर ले जाइए, डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम लिख दिया मैंने। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 रहने दीजिए, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, सिंस वी नो दैट, है ना, क्या डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट, ठीक है। ये चीज लिखा जा सकता है, ये थर्मोडायनेमिक्स किसी भी स्टैंडर्ड चैप्टर में आप पढ़िएगा तो आपको ये मिल जाएगा। इस चीज की यहाँ पे वैल्यू रखी जाए, क्या मिल जाएगा, डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम, या आप लिख सकते हैं log K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू, है ना, आप इससे थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, माइनस डेल्टा H नॉट बाय 2.303 RT माइनस T डेल्टा S नॉट बाय माइनस 2.303 RT, ठीक है ना। आप माइनस माइनस ये प्लस हो सकता है, तो ये जो आपको निकल के आएगा ये क्या आ जाएगा, log K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 RT प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, T गेट्स कैंसल आउट, डेल्टा S नॉट बाय 2.303 R। ये जो मुझे मिला इसको हम वॉन ऑफ इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड, है ना, वॉन ऑफ इक्वेशन, वॉन ऑफ इक्वेशन। ये किसी भी रिएक्शन की स्टैंडर्ड जो हीट ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी है और एंट्रोपी है, उसके और लॉग और के इक्विलिब्रियम के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। अब यहां कहीं ना कहीं हमें के इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप मिल गया है ना। अब इस बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि कैसे के इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स का से रिलेशनशिप तो मुझे समझ में आ गया कि लॉग के इक्विलिब्रियम जो होगा वो एंथैल्पी जितनी होगी डिवाइड बाय 2.303 RT माइनस, ठीक है, प्लस डेल्टा S नॉट बाय 2.303 R। इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि जो एंथैल्पी की यूनिट होगी, अगर एंथैल्पी जूल में है तो R भी आपको जूल में रखना होगा, यानी
0.31 जूल रखना होगा। और अगर एंथैल्पी कैलोरीज में है तो आर की वैल्यू भी आपको कैलोरीज में रखनी होगी, यानी आर की वैल्यू कैलोरीज में 1.97 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल या लगभग 2 के बराबर रखी जाती है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। अब आइए देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या डिपेंडेंस होगा के इक्विलिब्रियम पे। अब हमें जो यहां पर इक्वेशन मिला है, मैं इसका पहले ग्राफ प्लॉट करता हूं। ठीक है, टेम्परेचर का डिपेंडेंस हम के इक्विलिब्रियम के साथ देख सकते हैं। यहां पे जो देखना था हमें, मान लीजिए मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। ग्राफ जो है इस तरह का है, लॉग के इक्विलिब्रियम और 1 बाई टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, 1 बाई टेम्परेचर के बीच में आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे वॉन्ट ऑफ इक्वेशन आया है, ठीक है, जो यहाँ पे वॉन्ट ऑफ इक्वेशन आया है, क्या निकल के आया है, लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाय 2.303 आर 1 बाई टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाय 2.303 आर। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूं कि टेम्परेचर के साथ डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट में कोई चेंज नहीं आता, तो लॉग के इक्विलिब्रियम को अगर आप y एक्सिस पे y मान लेते हैं, ठीक है, और 1 बाई टी को x एक्सिस पे x मान लेते हैं, तो ये बिल्कुल m की तरह बिहेव कर रहा है और ये बिल्कुल c की तरह बिहेव कर रहा है। यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप जो है नेगेटिव है। ठीक है, इसका स्लोप जो है, स्लोप जो आएगा, स्लोप हो जाएगा वो माइनस डेल्टा एच नॉट बाय 2.303 आर हो जाएगा, और इसका इंटरसेप्ट जो होगा, ठीक है ना, वो आपका डेल्टा एस नॉट बाय 2.303 आर होगा। ठीक है, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको प्लॉट करते हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली एक बात है क्या, कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि डेल्टा एच नॉट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव हो जाएगा, इफ दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, ये तो पॉजिटिव होता ही है ना, ये भी पॉजिटिव है ही है, तो स्लोप ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, स्लोप नेगेटिव हो जाने पे ग्राफ कैसा आना चाहिए, है ना, और इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव है अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा एंट्रोपी पे भी, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है कि नहीं। मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस चीजों के लिए एंट्रोपी में चेंज जनरली पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन विच हैज अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड अ स्लोप इज नेगेटिव, तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ये ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसी ग्राफ को एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्लॉट करना चाहते हैं, तो ये ग्राफ का जो नेचर है, तो यहां पे साफ दिखाई पड़ रहा है क्या, कि इक्विलिब्रियम और 1 बाई टी के साथ क्या रिलेशनशिप है ना। आप देख सकते हैं 1 बाई टी बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर घट रहा है। टेम्परेचर घटने पर, इस तरफ टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है, टेम्परेचर घटने पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू घट रही है। ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैंने अभी भी सीखा, क्योंकि लॉग की वैल्यू, लॉग जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जैसा के इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा वैसा ही लॉग के अंदर चेंज आएगा। तो मैं देख रहा हूं कि 1 बाई टी बढ़ रहा है, 1 बाई टी बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, यानी इस तरफ जाते वक्त टेम्परेचर घट रहा है और के इक्विलिब्रियम भी घट रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरफ बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ देखा जाए। ठीक है, एक्सोथर्मिक के लिए अगर हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं वो कैसा दिखेगा, ये उसको भी देख लेते हैं। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्राफ जो का जो नेचर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, देन डेल्टा एच नॉट इज नेगेटिव। ठीक है, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी रिलीज होती है, और केमिस्ट्री में जब भी एनर्जी रिलीज होती है हम उसको नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, द स्लोप विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, स्लोप विल बिकम पॉजिटिव और इंटरसेप्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव हियर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, ऐसा ग्राफ आ जाना चाहिए। ठीक है ना, जहां पे मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल थीटा है, दिस tan थीटा, if this angle is theta, I can say tan theta is equals to, है ना, minus delta h naught upon 2.303 r, ये आ जाएगा इस ग्राफ के लिए। ठीक है, और इसका जो इंटरसेप्ट है,
ठीक है, इसका जो इंटरसेप्ट है वो डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर होगा, ठीक है। जबकि यहां पर जो इंटरसेप्ट आएगा, ठीक है, थीटा, tan थीटा स्लोप आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर आएगा। आप पूछ सकते हैं कि सर यहां पे भी तो है ना tan थीटा की वैल्यू उतनी ही है जितनी यहां पे है, तो व्हाट्स द डिफरेंस? ठीक है, देयर इज डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? वहां पर, यहां पर डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो tan थीटा यानी स्लोप जो है पॉजिटिव स्लोप आया, ठीक है। जबकि यहां पर है ना डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव कर देंगे, यहां पे स्लोप जो है हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये फर्क है। तो ये ग्राफ भी उन्हीं दोनों चीजों के बीच में है, लॉग के इक्विलिब्रियम और 1/t, ठीक है, 1/t के बीच में। आप देख सकते हैं 1/t के बढ़ने पर, 1/t के बढ़ने पर के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, 1/t के बढ़ने पर लॉग के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है। लॉग के इक्विलिब्रियम का बढ़ना मतलब के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं 1/t के बढ़ने पर के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, लेकिन 1/t कब बढ़ता है? जब t घटता है, यानी टेम्परेचर के घटने पर के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है। तो मैंने अभी भी सीखा कि टेम्परेचर के घटने पर के इक्विलिब्रियम बढ़ता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आज के बाद आप याद रखिए इस चीज को। और यहां पे भी मैं ये बात कर लेता हूं, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं, है ना, 1/t की वैल्यू बढ़ रही है, 1/t की वैल्यू बढ़ने पर, 1/t की वैल्यू बढ़ने पर लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू घटती जा रही है, यानी लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू घट रही है, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि के इक्विलिब्रियम की भी वैल्यू क्या हो रही होगी? घट रही होगी। ये मैं कह सकता हूं 1/t के बढ़ने से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू घट रही है। लेकिन 1/t कब बढ़ता है? जब टेम्परेचर घटता है, ठीक है, टेम्परेचर घटता है, यानी टेम्परेचर के घटने से के इक्विलिब्रियम घट रहा है, ठीक है। यानी टेम्परेचर और के इक्विलिब्रियम का बिहेवियर एक जैसा है, जैसा आप टेम्परेचर में चेंज लाएंगे वैसे ही के इक्विलिब्रियम में भी चेंज आ जाएगा। यानी उल्टा भी आप कर सकते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है ना, ये ऐसा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए होता है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी इन दोनों ग्राफ्स को प्लॉट करके और थर्मोडायनेमिक्स का एनालाइजेशन करके मैंने अभी भी जाना क्या कि किसी भी इक्विलिब्रियम को अगर आप लेते हैं और अगर उस इक्विलिब्रियम का वो इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और अगर कोई रिएक्शन जिसने इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है वो अभी उसका फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो वो रिएक्शन जो है का टेम्परेचर घटाने पर के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ाने पर के इक्विलिब्रियम घट जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें अगर एक रिएक्शन हो रहा है जो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है तो आप उसकी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। और कहीं ना कहीं इस चीज से हम लोगों ने ये भी पता लगाया कि किसी भी रिएक्शन का लॉग के इक्विलिब्रियम जो होता है वो माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R इंटू 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 R होता है, ठीक है। ये चीज तो ये इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स का कनेक्शन पता चला, जिसको हम लोग वॉन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अब अगला काम क्या है? अगला काम है मैं देखना चाहता हूं, ठीक है, कि ठीक है यहां पे हम लोगों ने ग्राफ से तो एनालाइज कर ही दिया है, ठीक है, ग्राफ से हम लोगों ने एनालाइजेशन कर दिया है। क्या हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर और के इक्विलिब्रियम एक जैसा बिहेव करते हैं, जबकि है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर और के इक्विलिब्रियम ऑपोजिटली बिहेव करते हैं? क्या हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं? तो आइए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ के इक्विलिब्रियम मैथमेटिकली। अब मान लीजिए अभी अभी हम लोगों ने वॉन्ट ऑफ इक्वेशन देखा, जो क्या था? लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस बाई 2.303 R इंटू 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 R। ये चीज देखिए हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, मानते हैं कि टेम्परेचर T1 पे है ना के इक्विलिब्रियम 1 वैल्यू है इक्विलिब्रियम की, और T1 का टेम्परेचर बढ़ा के जब मैंने T2 किया तब वैल्यू के इक्विलिब्रियम की के इक्विलिब्रियम 2 है। तो
इस समय मैं वांट ऑफ इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, log k इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल्स टू, मैं मान रहा हूं कि टेम्परेचर बदलने पर, देखिए टेम्परेचर बदलने पर डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट बदलते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है तो यू कैन अज्यूम इट टू बी कांस्टेंट, क्योंकि आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स में मैंने डेल्टा एच के भी वेरिएशन बताया था, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू डेल्टा सीएम, जिसको हम लोग किरचॉफ्स इक्वेशन कहते हैं। आप उसको जानने के लिए थर्मोडायनेमिक्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी टेम्परेचर के हिसाब से बदलती है, पर टू कीप द थिंग्स लेस कॉम्प्लिकेटेड, है ना, वी अज्यूम देम टू बी कांस्टेंट एंड डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये लोग जो है टेम्परेचर के साथ बदलते नहीं है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू T1 टेम्परेचर पे भी वही होगी, T2 पे भी वही होगी, इसकी वैल्यू T1 और T2 पे भी सेम रहेगी। तो मैं लिख सकता हूं log k इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R 1 बाय T2 माइनस प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 R, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसके लिए लिख सकता हूं log k इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R इंटू 1 बाई T1 प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 R, ऐसे लिखा जा सकता है। अब एक काम करते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, इन दोनों को घटा लीजिए, क्या आ जाएगा, इफ यू सब्सट्रैक्ट देम ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप क्या पाएंगे, log k इक्विलिब्रियम 2 माइनस log k इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल्स टू, है ना, ये प्लस हो जाएगा डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R 1 बाई T2, ठीक है। आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, log, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, है ना, फ्रेश लिख रहा हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log k इक्विलिब्रियम 2 बाय k इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R कॉमन ले लीजिए, डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ये लिखा जा सकता है। इसको भी हम, चूंकि ये वांट ऑफ इक्वेशन का डिराइव्ड है, तो वी कैन कॉल इट एज व्हाट, है ना, वांट ऑफ इक्वेशन कह सकते हैं। दिस इज आल्सो ना वांट ऑफ इक्वेशन। नाउ दिस इक्वेशन, है ना, गिव्स अ इंफॉर्मेशन, क्या बताता है कि टेम्परेचर बदलने पर, जहां पे आपको याद होगा मैंने, है ना, यहां पे कहा है कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है, इधर से इधर आते वक्त टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है, दैट मींस T2 इज अ ग्रेटर टेम्परेचर देन T1, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल मैथमेटिकल इक्वेशन है जो प्रूव करता है, जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है टेम्परेचर में वेरिएशन में और के इक्विलिब्रियम में। आइए इससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि टेम्परेचर का और के इक्विलिब्रियम का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे, है ना, डेल्टा एच नॉट जो है should be substituted with sign, मतलब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो यहां पे आप, है ना, माइनस साइन लेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो यहां पे आप प्लस साइन लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या, आर की जो यूनिट है, आर की जो यूनिट है और डेल्टा एच नॉट की जो यूनिट है वो मैच करनी चाहिए ना, द यूनिट ऑफ आर एंड डेल्टा एच नॉट शुड बी सेम, है ना, शुड बी सेम, बस। और यहां मैंने ये अज्यूम किया हुआ है कि डेल्टा एच नॉट जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है, ठीक है। अब दो बातें हो सकती हैं, क्या, दो बातें हो सकती हैं, आइए इसको एनालाइज करते हैं। अगर इफ, ये तो आपको पता ही होगा कि इफ T1 इज लेस देन T2 then 1 by T1 will be greater than 1 by T2, so 1 by T1 minus 1 by T2 will be greater than 0, ठीक है। तो ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, आप देख सकते हैं 2.303 R भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर साइन में वेरिएशन कोई किसी के हो सकता है तो वो सिर्फ डेल्टा एच नॉट के साइन में वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी डेल्टा
एच नॉट नेगेटिव है, ठीक है, अगर डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है तो अभी भी मैंने प्रूव किया यहां पे कि 1/T1 माइनस 1/T2 विल बी, भाई इसको इधर कर दिया मैंने, 1/T1 माइनस 1/T2 विल बी ग्रेटर देन 0। मैंने प्रूव किया ये चीज पॉजिटिव है, ये चीज पॉजिटिव है, ये चीज पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये पूरी क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती है तो आप लिख सकते हैं log k इक्विलिब्रियम 2 बाय k इक्विलिब्रियम 1 विल बी लेस देन 0, नेगेटिव, ठीक है। यानी log, देखिए ये 10 है, 10 के पावर 0 चला जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं k इक्विलिब्रियम 2 बाय k इक्विलिब्रियम 1 विल बी लेस देन 10 टू द पावर ऑफ 0, यानी k इक्विलिब्रियम 2 बाय k इक्विलिब्रियम 1 विल बी लेस देन 1, यानी k इक्विलिब्रियम 2 विल बी लेस देन k इक्विलिब्रियम 1। तो क्या देखा, जहां पे T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी टेम्परेचर, मैंने देखा यहां पे टेम्परेचर को जब मैंने बढ़ाया तो k इक्विलिब्रियम की वैल्यू घट गई, ठीक है। यानी बात वही निकल के आई क्या कि टेम्परेचर और k इक्विलिब्रियम ऑपोजिटली बिहेव करते हैं अगर रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। ये मैंने ग्राफ से भी अभी प्रूफ किया था, मैंने प्रूफ किया था अभी कि, है ना, k इक्विलिब्रियम अगर बढ़ेगा, नहीं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो k इक्विलिब्रियम घटेगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये चीज मैंने प्रूफ की थी, ठीक है। पहले प्रूफ किया था मैंने ग्राफ से, और यहां मैं प्रूफ कर ले जा रहा हूं किससे, है ना, मैथमेटिकली मैं प्रूफ कर ले जा रहा हूं, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि अगला जस्ट इसके ऑपोजिट आएगा, फिर भी मैं प्रूफ कर देता हूं। इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। अब अगर जो व्यूअर्स नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, उनके लिए काम आ जाएगा। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच नॉट जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव होगा तो आपको पता है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, यानी ये पूरी क्वांटिटी ही पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं log k इक्विलिब्रियम 2 बाय k इक्विलिब्रियम 1 विल बी पॉजिटिव, log k इक्विलिब्रियम 2 बाय k इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल्स टू, ये 10 है, अगर log बेस 10 है तो ये 10 का पावर यानी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, 10 टू पावर 0 इज 1, ठीक है। आप लिख सकते हैं k इक्विलिब्रियम 2 इज ग्रेटर देन k इक्विलिब्रियम 1, ठीक है ना, k इक्विलिब्रियम 1, k इक्विलिब्रियम 2 इज ग्रेटर देन k इक्विलिब्रियम 1। अब आपने देखा टेम्परेचर जो था वो T2 था, ऐसे टेम्परेचर जब बढ़ा तो k इक्विलिब्रियम भी क्या हो गया, है ना, बढ़ गया। यानी मैं कह सकता हूं यहां पे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर k इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी बढ़ती है। तो ये इस बात की दोबारा पुष्टि हो जाती है, दोबारा मैंने इस चीज को प्रूव कर दिया कि टेम्परेचर का क्या डिपेंडेंस है ना, k इक्विलिब्रियम। मैं फिर से रिवाइज कर दूं, अगर रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर और k इक्विलिब्रियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर और k इक्विलिब्रियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह बिहेव करते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो k इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। आइए वांट ऑफ इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वेरिएशन ऑफ equilibrium constant with temperature T is given by want of equation, log k is equals to log a minus डेल्टा एच नॉट बाय 2.303 RT, ये दिया हुआ है, ठीक है। ग्राफ बिटवीन log k and 1/t was a straight line as shown in the figure। तो फिगर क्या है, फिगर है log, ये फिगर है, फिगर ऐसा है, ठीक है। और ये थीटा है और tan थीटा की वैल्यू जो है, ये थीटा है और tan थीटा की वैल्यू दी गई है ना 0.5 है, ठीक है। और
ये O है, ये P है, P की वैल्यू, OP की वैल्यू 10 है, दिस इज 10। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट, ठीक है, तो ये tan थीटा की वैल्यू 0.5 दी गई है, ये कहा गया है ना, tan थीटा 0.5। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट डेल्टा H नॉट व्हेन T इज 300 केल्विन, ठीक है, A B A विच इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो हमें A की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और तीसरा है K इक्विलिब्रियम एट 300 केल्विन, और लास्टली K इक्विलिब्रियम एट 900 केल्विन if delta H naught is independent of temperature, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है, ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ ग्राफ ऐसा है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, ठीक है ना, और है ना ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है, मुझे डेल्टा H नॉट निकालना है, ठीक है। आपको मालूम है, देखिए यहां पे बड़ी ही सफाई से थीटा इसे दे दिया है, जबकि स्लोप निकालने के लिए ये थीटा यूज किया जाता है, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है लॉग के सॉल्यूशन, अगर मैं इस इक्वेशन को अगर लॉग के इधर प्लॉट किया गया है, लॉग के जो कि y एक्सिस है और 1/t x एक्सिस है, ठीक है, तो आप इसको क्या कहते हैं, लॉग के को y ले लीजिए, तो आप लिख सकते हैं लॉग के माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 r इंटू 1/t प्लस लॉग a, ठीक है, इसको मैं y ले लेता हूं, ठीक है, ये आपका m हो जाएगा, 1/t को मैं x ले रहा हूं, ठीक है, x हो जाएगा, और प्लस इसको मैं c ले रहा हूं, ठीक है ना, c ले रहा हूं। अब आप देख सकते हैं इस ग्राफ का जो भी स्लोप आएगा, वो स्लोप की वैल्यू इसके बराबर होगी, तो इस ग्राफ का क्या स्लोप आएगा, tan पाई माइनस थीटा, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं m इज इक्वल्स टू tan पाई माइनस थीटा, माइनस m की वैल्यू कितनी है, माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 r is equals to tan pi minus theta is tan theta, minus minus gets cancelled out, delta H naught is equals to 2.303 r into tan theta, ठीक है। तो यहां से आप है ना इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको जिस यूनिट में ये चाहिए r की वो यूनिट यहां पे रखी जानी चाहिए, मतलब क्या, अगर आप इसको जूल में चाहते हैं तो डेल्टा H नॉट इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 8.31 इंटू tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, tan थीटा की वैल्यू 0.5 है, ठीक है, तो इंटू 0.5 हो जाएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 9.574 जूल निकल के आती है, तो कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा H नॉट इज इक्वल्स टू 9.574 जूल, ये डेल्टा H नॉट आ जाएगा, ठीक है। एक चीज तो हम लोगों ने पहला चीज कैलकुलेट कर लिया है ना, ये चीज कैलकुलेट कर ली। सेकेंड चीज है व्हाट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब आपको पता है जो इस ग्राफ का इंटरसेप्ट है लॉग ए, ठीक है ना, वो यहां पर दिया है, उसकी वैल्यू ओपी की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट्स है, तो आप लिख सकते हैं कि लॉग ए जो कि इंटरसेप्ट है, या आप कह सकते हैं सी इज इक्वल टू, पार्ट बी कर रहा हूं क्वेश्चन का मैं, ये क्वेश्चन का पार्ट ए है ना, बी पार्ट क्या कहता है कि जो इंटरसेप्ट है सी वो 10 है, पर इंटरसेप्ट है कितना, लॉग ए, यानी लॉग ए इज इक्वल्स टू 10, ए इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ 10, तो हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की भी वैल्यू मिल गई है ना, ए इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ 10, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम एट 300 केल्विन, आ जाएगा, ठीक है। आप कैसे निकाल सकते हैं, सी पार्ट, चूंकि हमें मालूम है कि log k इज इक्वल्स टू इस पूरी चीज स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू जो है ना वो
माइनस टेन थीटा है। अब स्लोप की वैल्यू जो है इसको आप यहां से देख सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 0.5 है, यानी स्लोप की वैल्यू माइनस 0.5 हो जाएगी बाई टी प्लस लॉग ए। लॉग ए मतलब इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है 10। तो आप कह सकते हैं लॉग के इज इक्वल टू माइनस 0.5 बाय कितना टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 300 केल्विन। ठीक है, तो यहां पे 300 केल्विन लिख सकते हैं, 300 प्लस 10। ठीक है, तो लॉग के इज इक्वल टू 3000 माइनस 0.5 अपॉन 300 है ना, ये आ जाएगा लॉग के की वैल्यू आ जाएगी। और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, के की वैल्यू आ जाएगी लॉग के इज इक्वल्स टू 2999.5 अपॉन 300। के की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, आप में ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। के की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2999.5 divided by 300. So this turns out to be 9.99833. ठीक है, और अगर आप इस चीज को का एंटी लॉग ले लीजिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल्स टू 9.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है 9.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 आ जाएगी। ये k की वैल्यू आ गई 300 केल्विन पे। ठीक है, 300 केल्विन पे आ गए। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इक्विलिब्रियम एट 900 केल्विन इफ डेल्टा h नॉट रिमेन्स द सेम। अब अगर आपसे k की वैल्यू 900 डिग्री सेल्सियस पे पूछा गया है तो आप यही करेंगे, log k इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस बाई t, यही फॉर्मूला लगा दिया मैंने, प्लस 10। ठीक है, log k इज इक्वल्स टू माइनस 0.5 अपॉन 900 प्लस 10। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9 पॉइंट, ये एग्जैक्टली आएगा 9.96 और ये आ जाएगा 9.98 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। ठीक है, 9.98 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 निकल के आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन एक वॉन्ट ऑफ फैक्टर पे एक क्वेश्चन था जिसमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ था और आपसे डेल्टा एच नॉट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंडेंट पूछी गई थी। अब इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, वो है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो आइए देखते हैं व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम और उस पे एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। मान लीजिए एक कंटेनर है ना, जिसमें दो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है। ये एक बंद बर्तन है, ठीक है, इसमें दो इक्विलिब्रियम है ना। मैं कह सकता हूं एक सब्सटेंस है A विच इज चेंजिंग इनटू B प्लस C, और एक सब्सटेंस है D विच इज इन इक्विलिब्रियम विथ E प्लस C। ठीक है, जहां C दोनों का कॉमन है दोनों में। तो होगा क्या, इस इक्विलिब्रियम में जो C बनेगा वो इस इक्विलिब्रियम को में भी असर डालेगा, और इस इक्विलिब्रियम में जो C बनेगा है ना वो उस इक्विलिब्रियम में भी असर डालेगा। तो जब भी किसी दो इक्विलिब्रियम में कोई कॉमन फैक्टर होता है या कॉमन स्पीशी होती है, उस इक्विलिब्रियम को हम लोग साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर इंस्टेंस A इज इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस C, ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली D इज इन इक्विलिब्रियम विद E प्लस C। अब ऐसे केसेस में क्या करते हैं, मान लीजिए शुरुआत में A लिया और इसको B लिया गया, या आप ऐसे ले लीजिए, इसको शुरुआत में आपने A लिया और इसको B लिया। तो हम करते क्या है, 0 0 शुरुआत में है। बहुत समय बाद जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो हम कहते हैं A माइनस एक्स एक्स एक्स। अब जो यहां x बना वो इनिशियली, देखिए, होता तो दोनों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियस है, पर आप उसको है ना पैरेलली दोनों इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है ना। इसमें जो थोड़ा C बनता है वो वहां के लिए अवेलेबल होता है, यहां जो C बनता है वो यहां के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन आप दोनों पैरेलली होने के बावजूद आप इसको सीरियली अज्यूम कर सकते हैं कि इसका असर उस पे लिख दीजिए और इसका असर जो होता है वो इस पे लिख दीजिए, और तब मानिए कि इक्विलिब्रियम आ गया है।
तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूं अभी आपको समझ में आएगा। माना मैंने कि अभी ये इक्विलिब्रियम शुरू नहीं हुआ, ये शुरुआत में 0 है और ये भी 0 है शुरुआत में, बी मोल्स शुरुआत में लिए गए, इसके ए लिए गए थे 0 0। मैं मान रहा हूं कि दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ जरूर एस्टेब्लिश होते हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि अभी फिलहाल सीरियली हो रहा है। ठीक है, सीरियली मतलब एक पूरा हो जा रहा है फिर दूसरा हो रहा है। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, मैथमेटिकली इट इज साउंड। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए 0 0 ए माइनस एक्स एक्स एक्स, ऐसे लिखा आपने। सी जो है एक्स मोल्स है, वो जैसे ही यहां बना वो यहां के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हैं, ये शुरुआत में है ऐसा, बहुत समय बाद इक्विलिब्रियम आने के बाद आप क्या लिख सकते हैं, बी माइनस वाई वाई एक्स प्लस वाई। अब यहां जो इस इक्विलिब्रियम की वजह से सी जो वाई बना वो यहां के लिए भी क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या सीखा कि यहां जो एक्स बन रहा है वो वहां के लिए अवेलेबल है, और वहां जो वाई बन रहा है इक्विलिब्रियम के दौरान या जो प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट साइड वाई, वो यहां के लिए अवेलेबल है। नाउ वी अज्यूम दैट बोथ द इक्विलिब्रियम्स आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, दोनों रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में है। तब आप ऐसे केस में क्या लिख सकते हैं, अगर इसका के इक्विलिब्रियम 1 है तो आप लिख सकते हैं x इंटू वाई प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, और इसका के इक्विलिब्रियम को आप क्या लिख सकते हैं, जिसको मैं के इक्विलिब्रियम 2 कह रहा हूं, लिख सकते हैं y इंटू एक्स प्लस वाई बाय बी माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। ये दोनों इक्विलिब्रियम्स साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। दोनों आइसोलेटेड इक्विलिब्रियम और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में यही फर्क है कि बस आप ध्यान रखिएगा कि इसमें बनने वाली चीज जो उसमें भी कॉमन है वहां भी दिखाई पड़ेगी, और वहां जो कॉमन है ना, वो जितना प्रोड्यूस होगा वो इस रिएक्शन में भी है ना, इस इक्विलिब्रियम के लिए भी अवेलेबल होगा। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 102 ग्राम of solid NH4HS is taken in 2 liter evacuated flask at 57 degrees Celsius. Following two equilibria exist simultaneously. क्या इक्विलिब्रिया है, एक रिएक्शन ऐसा है ना, NH4HS solid dissociates into NH3 गैसियस प्लस H2S गैसियस, और दूसरा इक्विलिब्रिया जो है वो ये है, NH3 गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम विथ हाफ नाइट्रोजन गैसियस प्लस 3/2 हाइड्रोजन गैसियस। ठीक है, क्वेश्चन आगे कहता है 1 मोल ऑफ द सॉलिड decomposes to maintain both the equilibriums and 0.75 moles of hydrogen was found at equilibrium. Find concentration of all species and Kc for both reactions. तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या कहता है कि दो इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली हैं। ठीक है ना, दो इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली एक बर्तन के अंदर हो रहे हैं, जहां NH4HS जो है अमोनिया और H2S में टूट रहा है, और NH3 फिर फर्दर
नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूट रहा है। 1 मोल सॉलिड इनिशियली लिया गया है, डिकम्पोज करता है, लिया गया तो 102 ग्राम सॉलिड है, 102 ग्राम सॉलिड लिया गया है, लेकिन इनिशियली 1 मोल उसमें से डिकम्पोज कर जाता है और इक्विलिब्रियम पर 0.5 मोल H2 गैस जो है पाई जाती है। तो सभी चीजों का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है और दोनों इक्विलिब्रियम का, दोनों रिएक्शंस का मुझे केसी कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा। होता क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं NH4, इसमें शुरुआत में कितने मोल लिए गए NH4HS के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4HS इनिशियली टेकन इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन 14 प्लस 4 18 19 19 और प्लस 19 और 32 51। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनिशियली 2 मोल NH4HS लिया गया। तो आइए दोनों रिएक्शन लिखते हैं। NH4HS सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ NH3 gaseous plus H2S gaseous। NH3 gaseous is in equilibrium with half nitrogen gaseous plus 3/2 hydrogen gaseous। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ये शुरुआत में 2 मोल है तो आप लिख सकते हैं 2 0 0। 2 में से है ना 1 मोल डिकम्पोज कर गया है सॉलिड। ठीक है, तो 2 माइनस 1 1 1 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये जो 1 यहां बनेगा वो यहां के लिए अवेलेबल है। शुरुआत में मानता हूं कि ये नहीं डिकम्पोज कर रहा है और ध्यान इस बात का देना है कि यहां पर अगर अमोनिया में कोई फर्क आएगा तो मैं यहां रिफ्लेक्ट करूंगा और यहां जो फर्क आएगा मैं वहां रिफ्लेक्ट करूंगा इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, अब क्या होता है 1 माइनस एक्स एक्स बाई 2 3x/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1 माइनस एक्स एक्स बाई 2 हाफ है, 1 मोल से आधा मोल बनता है ना, तो x मोल जाएगा तो x/2 बनेगा। 1 मोल से 3/2 मोल बनता है तो x मोल जाएगा तो ये 3x/2 बनेगा। ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूं यहां पे, है ना, मैं क्या कह सकता हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन के मोल्स 0.5 है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं ये जो 3x/2 की वैल्यू है 3x/2 इज इक्वल टू 0.75, यानी 3/2x इज इक्वल टू 3/4, यानी x इज इक्वल टू हाफ। x की वैल्यू हाफ आ गई। ठीक है, हाफ आ गई, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस हाफ इज हाफ, ये हाफ हो जाएगी वैल्यू, या आप x में ही रहने दीजिए। चलिए ठीक है, इसको x में ही रहने दिया जाए। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, अगर ये 1 माइनस एक्स यहां बचा है तो इस इक्विलिब्रियम के लिए भी ये 1 माइनस एक्स बचेगा। तो जब आप यहां पढ़ने वाला असर यहां रिफ्लेक्ट करते हैं और यहां पढ़ने वाला असर यहां रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तब हम मानते हैं कि दोनों इक्विलिब्रियम जो है ना स्टैब्लिश हो गए, दोनों रिएक्शंस अब इक्विलिब्रियम में। आपको याद रखना है कि ये सब मोल्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, क्योंकि अलग से हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 2 लीटर्स। ठीक है, अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो मैं लिख सकता हूं अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन जो है नंबर ऑफ मोल्स है 1 माइनस एक्स और डिवाइड बाय वॉल्यूम 2 लीटर, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, दैट इज 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, हाफ, डिवाइड बाई 2 दैट इज हाफ बाई 2 दैट इज 1/4 मोल्स पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S कितना है, आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम in लीटर, हाफ मोल्स पर लीटर पर लीटर। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा x/2 दैट इज 1/4, x की वैल्यू हाफ है, 1/4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1/8 मोल्स पर लीटर। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछता है हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 3x/2 है, यानी 0.75 मोल्स है ना, 0.75 डिवाइड बाय 2 यानी 3/8 मोल्स पर लीटर है। अब अगर मैं इसके के इक्विलिब्रियम को मैं के इक्विलिब्रियम 1 कहता हूं और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के इक्विलिब्रियम 2 कहता हूं, तो मैं लिख सकता हूं के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल्स टू, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज 1/4 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S इज हाफ, सो मैं कहता हूं 1/8
मोल्स पर लीटर का होल स्क्वायर, ये के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप है ना के इक्विलिब्रियम 2 की बात करिए तो के इक्विलिब्रियम 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के इक्विलिब्रियम 2 की वैल्यू हो जाएगी नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन का। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि चूंकि ये सॉलिड है इसलिए इसके कॉन्सेंट्रेशन को मैंने कंसिडर नहीं किया और सिर्फ गैसियस चीजों के कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर किया। आपको याद होगा लेक्चर नंबर 5 में मैंने बताया था कि अगर चीजें गैसियस फेज में है और सॉलिड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है और चीजें सॉलिड और गैसियस दोनों फेज में है तो सॉलिड के एक्टिव मास को हम यूनिटी या 1 ले लेते हैं और सिर्फ गैसेस को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा ही करते हैं। नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ हाफ इंटू हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ 3/2 बाय है ना अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ 1। ठीक है, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता है 1/8 टू द पावर ऑफ हाफ इंटू हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 3/8 टू द पावर ऑफ हाफ बाय अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1/4। सो के इक्विलिब्रियम 2 टर्न्स आउट टू बी है ना 3 to the power of half and 1/8 to the power of half is 8. So इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये मेरे ख्याल से इतना आना चाहिए। होप आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 to the power of half डिवाइड बाई 2 आनी चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो दिस इज लाइक 3/8। हाँ, यहां मुझसे एक गलती हो रही है, ये हाफ ना होके 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा तो 3 का पावर मैं इसको फिर से कैलकुलेट कर लूं 3 to the power of 3/2 3 to the power of 3/2 बाय है ना और 8 to the power of half और 1/8 to the power of half और 1/8 to the power of 3/2 इज 1/8 का होल स्क्वायर। सो 1/8 का होल स्क्वायर इंटू 4 ऊपर चला जाएगा 1/4 64 16। सो मैंने देखा कि के इक्विलिब्रियम 2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 to the power of 3/2 बाय 16 आ जाएगी। तो मुझसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि हर एक स्पीशी का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एवरी स्पीशी। मैंने निकाल दिया यहाँ पे अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन 1/4, H2S का हाफ, नाइट्रोजन का 1/8 और हाइड्रोजन का 3/8। और मुझसे यह भी पूछा गया कि फाइंड द केसी फॉर बोथ द रिएक्शंस। तो यहां पर दोनों रिएक्शंस के केसी निकल आए, है ना। के इक्विलिब्रियम 1 की वैल्यू जो है वो 1/8 निकल के आती है और के इक्विलिब्रियम 2 की वैल्यू जो है वो 3 to the power of 3/2 by 16 निकल के आती है। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पर एक क्वेश्चन था। लास्ट इस चैप्टर को एंड करने से पहले आइए लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पर। क्वेश्चन, टू कंपाउंड्स A and B dissociate, two compounds A and B dissociate into gaseous products at 20 degrees Celsius as। तो यहां पे दो रिएक्शन हो रहे हैं। A solid changes into A dash gaseous plus H2S gaseous। ठीक है, और simultaneously B solid is in equilibrium with B dash gaseous plus H2S gaseous। ठीक है, at 20 degrees Celsius pressure over excess solid A is 50 mm and that over excess solid B is 68 mm। Find A, the dissociation constant of A and B, B, relative number of moles of A and B in
वेपर फेज over a mixture of A and B, or part C, find total pressure over solid mixture in part B. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट करने की कोशिश करते हैं. सॉल्यूशन कहा जा रहा है कि एट 20 डिग्री सेल्सियस प्रेशर ओवर सॉलिड ए इज 50 mm. ठीक है, तो अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में सिर्फ ए ले लीजिए, है ना, एक सिर्फ ए ले लीजिए, ए, ये कॉर्क आपने लगा दिया, यहां पर जो टोटल प्रेशर है ना, वो 50 mm है. पी टोटल 50 mm. अच्छा, हो क्या रहा होगा, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है. ए सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ ए डैश गैसियस प्लस H2S गैसियस. ठीक है, ये शुरुआत में ए है, ये जीरो है, ये जीरो है, बाद में ए माइनस एक्स 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 है. चूंकि ये नंबर ऑफ मोल्स सेम है, इसलिए इनके प्रेशर भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. ठीक है, ऐसे भी हम सॉलिड को इक्विलिब्रियम में कंसीडर नहीं करते, तो मैं कह सकता हूं कि 2p बराबर 50 mm है, यानी p इज इक्वल टू 25 mm है. तो p आ गया, और kp इसका कितना आ जाएगा, आप जानते हैं kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर ऑफ a डैश इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, यानी kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ 25 इंटू 25, यानी kp इज इक्वल टू 625 mm का होल स्क्वायर. ये kp आ गया. ठीक है ना, ये kp आ गया. अगली चीज क्या, तो एक चीज तो निकल गया कि kp1 है ना, इसका k इक्विलिब्रियम 1, अगर मैं इसको kp1 कहूं तो kp1 की वैल्यू आ गई है ना 625 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, किसका स्क्वायर है. ऐसे मुझे इसका kp2 निकालना है. तो ऑन द सेम लाइंस इसी तरह से आप कर सकते हैं. क्या आप लिख सकते हैं, B सॉलिड चेंजेस इनटू B डैश गैसियस प्लस H2S गैसियस. मान लिया ये B है, ये जीरो है, ये जीरो है, B माइनस वाई है, ये Y है, ये Y है. अगेन इनके प्रेशर्स जो है वो सेम हो जाएंगे, P डैश 2P डैश की वैल्यू दी गई है. ठीक है, 2P डैश की वैल्यू है 68. ठीक है, टोटल प्रेशर जो है वो 68 दिया हुआ है, तो 2P डैश इज इक्वल टू 68, P डैश इज इक्वल टू 34. तो Kp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Kp की वैल्यू हो जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ B डैश इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S. ठीक है, यानी Kp की वैल्यू हो जाएगी 34 इंटू 34, यानी Kp की वैल्यू हो जाएगी, है ना, आप 34 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहां पे 34 का स्क्वायर हो जाएगा 34 इंटू 34, सो इट इज लाइक 1156 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का होल स्क्वायर. ये Kp आ गया. अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए, Kp 1 2 है ये, ना, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो Kp's है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है, ये सिर्फ टेम्परेचर बदलने पे बदलेगी. ऐसा मैंने है ना लेक्चर नंबर 6 में भी बताया है, सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं ये, तो ये बदलेंगे नहीं किसी भी कीमत पे, इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. अच्छा, अब कहा जा रहा है फाइंड द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and B इन वेपर फेज ओवर अ मिक्सचर ऑफ A and B. ठीक है, अगर A और B का मिक्सचर होता है ना, तब इनके ऊपर का प्रेशर कितना होगा. अब इस पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है कि रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and B व्हेन इन वेपर फेज ओवर अ मिक्सचर ऑफ A and B. अगर हम A और B का मिक्सचर ले लें, यहां A है और यहां B है, मिक्सचर ले लें और इसको किसी बर्तन से बंद कर दें. ठीक है, अब यहां का टोटल प्रेशर कितना होगा ये पूछा जा रहा है. ठीक है, और है ना, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डैश और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डैश का रेशियो बताना है. ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and B इन वेपर फेज, A and B इन वेपर फेज में कितने मोल्स हैं, इसका रेशियो निकालना है. ठीक है, हो जाएगा, हम निकाल लेंगे रेशियो. ठीक है, टोटल प्रेशर भी आ जाएगा. पहले हो क्या रहा होगा, यहां पे हो ये रहा है कि यहां पे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होगा. A जो सॉलिड स्टेट में है वो टूट रहा होगा A डैश गैसियस प्लस H2S में. ठीक है, और यहां जो B है वो टूट रहा होगा ऐसे, है ना, B सॉलिड
इज डिसोसिएटिंग इनटू बी डैश गैसियस प्लस H2S। ठीक है, अब अगर ये A है, A 0 0 A माइनस X XX, तो मैं इनके बदले प्रेशर लिख सकता हूं PP। अब जैसा अभी इससे पहले भी मैंने बताया साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के केस में, इसका असर उस पे डालिए, इसका असर इस पे डालिए, तब मानते हैं कि दोनों इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। तो अगर ये शुरुआत में B मोल्स है यहां पे इसके, ठीक है, या A डैश और B डैश मोल्स है, वहां से थोड़े से डिफरेंट मान लीजिए, चलिए, तो ये 0, H2S का शुरू से ही प्रेशर P होगा, है ना, B डैश माइनस Y डैश प्लस P आएगा। ठीक है, Y डैश मोल्स है। अब अगर दोनों Y डैश मोल्स आए तो इनके बदले प्रेशर लिख लीजिए, P डैश और P डैश प्रेशर ले लीजिए। ठीक है, चूंकि ये सॉलिड है और इक्विलिब्रियम में इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा तो इनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इनको नहीं भी लिख सकते हैं, इनको ऐसे रहने दीजिए। तो ये टूटा होगा, प्रेशर P बना, P आया, इसके टूटने में प्रेशर P डैश आया, तो P डैश तो बना ही, साथ में पहले से P था, और इधर से अगर प्रेशर P डैश बना है तो यहां पे के लिए भी क्या होगा, अवेलेबल होगा। ठीक है, अब मैं मान सकता हूं कि ये दोनों चीजें, है ना, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में है। अब मैं क्या कह सकता हूं, इसका के इक्विलिब्रियम जो कि मुझे पता है 625 है, ठीक है, मैं लिख सकता हूं 625 Kp इज इक्वल टू इसका प्रेशर इंटू इसका प्रेशर, और इसके लिए लिख सकता हूं इसका Kp, ठीक है, 1156 इज इक्वल टू, है ना, इसका प्रेशर इंटू इसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डैश इंटू P प्लस P डैश लिख सकता हूं। आप एक काम करिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपको क्या मिलेगा, 625 बाय 1156 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ, है ना, P अपॉन P डैश। ठीक है, आपको पता है कि प्रेशर का रेशियो और मोल्स का रेशियो सेम होता है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग प्रेशर होगा, यानी आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डैश बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डैश की वैल्यू 625 बाय 156 आएगी। ठीक है, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, 625 बाय 1156 आएगी। अगर आप इसकी वैल्यू एग्जैक्ट पॉइंट्स में देखना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली पॉइंट्स में जो निकल के आएगी वो आ जाएगी, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 625 डिवाइडेड बाई 1156, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.54। ठीक है, 0.54 आ जाएगा। तो ये हमारे, है ना, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ गए, जो वेपर फेज में A और B वेपर फेज में जो इनका रेशियो होगा वो ये हो जाएगा। तो ये पार्ट C का आंसर हो गया कि रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स क्या है A और B के वेपर फेज में, तब जब हम एक A और B का मिक्सचर लेते हैं, है ना, किसी रिएक्शन में A और B का मिक्सचर ले आता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि टोटल प्रेशर कितना होगा जब सॉलिड मिक्सचर लिया गया है A और B का। ठीक है, तो टोटल प्रेशर निकालना और भी आसान है, आप इन दोनों रिएक्शंस, दोनों इक्विलिब्रियम्स को जोड़ दीजिए। आप क्या लिख सकते हैं, 625 प्लस 1156 इज इक्वल टू P इंटू P प्लस P डैश इंटू P प्लस P डैश। आप P प्लस P डैश कॉमन ले लीजिए, यह आ जाएगा, ये आ जा रहा है, इज इक्वल टू P प्लस P डैश का होल स्क्वायर। सो मैं कह सकता हूं P प्लस P डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 1781। इतना निकल के आ जा रहा है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस बर्तन का टोटल प्रेशर कितना होगा, तो मैं कहूंगा A डैश का प्रेशर P प्लस H2S का प्रेशर P प्लस P डैश प्लस B डैश का प्रेशर P डैश। H2S का प्रेशर चूंकि हम ले चुके हैं, ठीक है ना, ले चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं लेंगे, है ना। या आप कह सकते हैं कि H2S के दो पार्शियल प्रेशर्स थे, एक जो इस इक्विलिब्रियम से आया था और एक जो इस इक्विलिब्रियम की वजह से आया था, दोनों मैंने जोड़ लिया है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां का जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू P प्लस P डैश, और आपको पता है P प्लस P डैश की वैल्यू कितनी है, 17181। ये यहां रख दीजिए, है ना, ये यहां रख दीजिए, क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 1781, और इसकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1
781 multiplied by 2. So it turns out to be 84.4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 84.4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ये इसका टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा. ठीक है, टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा. तो आपने देखा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें एक पार्ट में सिर्फ ए दिया था ताकि आप के इक्विलिब्रियम निकाल सकें, दूसरे पार्ट में सिर्फ बी दिया था और उसका टोटल प्रेशर दिया था, जिससे हमने केपी निकाल लिया. इस क्वेश्चन में सीखने लायक यह है कि अगर ये दोनों अकेले अकेले हैं और इनको साथ रख देंगे तब भी इनके केपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केपी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है. ठीक है, और फिर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम था. साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में भी मैंने सीखा कि कैसे यहां पे बनने वाली चीज यहां भी दिखाई पड़ेगी और यहां पे बनने वाली चीज इधर भी दिखाई पड़ेगी. ठीक है, तो होप आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो एक काफी लंबा चैप्टर एंड होता है यहाँ पे, है ना. 7 लेक्चर्स थे इस चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम में. होप आपने इसमें चीजें लर्न की होंगी. मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.